दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी माइल्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री और साइंस से, इस तरह का जितने भी है सभी टॉपिक को कवर किया गया है कुछ वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम के लिए एक हफ़्ता है, तो इसको रिवीजन फॉर्म में देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण काल से लेकर अभी तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कि यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी को किसने लिखा है, तो दांते ने लिखा है। याद रखिएगा, याद करते चलिएगा। डिवाइन कॉमेडी को किसने लिखा है, दांते ने लिखा है। द प्रिंस को किसने लिखा है दोस्तों, तो निकोलो मैकियावेली ने लिखा है द प्रिंस। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूटोपिया को किसने लिखा है, तो थॉमस मोर ने। यूटोपिया को थॉमस मोर ने लिखा है। डॉन क्विक्सोट को कौन लिखा है दोस्तों, तो डी सर्विटेस। कौन लिखा है डॉन क्विक्सोट को, तो डी सर्वेंटिस। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों हैमलेट को कौन लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो आए हुए हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मैथमेटिकल प्रिंसिपिया किसने लिखा है, तो आइजैक न्यूटन ने लिखा। मैथमेटिकल प्रिंसिपिया आइजैक न्यूटन ने। फिर है कि लेवियाथन थॉमस हॉब्स ने लिखा है। लेवियाथन थॉमस हॉब्स ने लिखा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, न जाने कितने बार। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो को याद रखिएगा, जीन जैक्स रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो। कैंडिड है वॉल्टेयर। और वॉल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की तरह जीने के अच्छा है कि मतलब एक ही बार शेर की तरह जिए, मतलब इस तरह का कथन कहा था वॉल्टेयर ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, तो एडम स्मिथ ने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी से पूंजीवाद का शुरुआत माना जाता है दोस्तों। इसमें पूंजीवाद को विस्तृत चर्चा किया गया था। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ ने। कॉमन सेंस थॉमस पेन ने लिखा था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस थॉमस पेन ने लिखा था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमैनुअल कांट का। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसने लिखा है, तो इमैनुअल कांट ने लिखा है। जितने भी इसमें लेके आए बुक है सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। और दास कैपिटल ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। दास कैपिटल द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रिपीट हो गया है, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ही ने लिखा है। वार एंड पीस किसने लिखा है, तो लियो टॉलस्टॉय ने। वार एंड पीस किसने लिखा है, तो लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है दोस्तों, तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की किसने लिखा, क्राइम एंड पनिशमेंट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। फिर है कि लेस मिजरेबल मतलब विक्टर ह्यूगो ने लिखा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे हैं। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिग्नल फ्राइड ने लिखा है। हिंद स्वराज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। फिर है कि द वेस्टलैंड किसने लिखा है, टी.एस. इलियट ने। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखा है। मीन कैम्प, जो कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है दोस्तों, और ये कौन पार्टी से संबंधित है, तो नाजीवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो हो गया इसका एरिच मारिया रिमार्क। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एरिच मारिया रिमार्क। ए फेयर ऑफ टू आर्म्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। इसको किसने लिखा, ए फेयर ऑफ टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी फ्रैंक ने। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, आपको पता होगा। विधि का शासन, यहाँ पे दो प्रश्न बनता है। विधि का शासन ए.वी. डाइसी ने लिखा है। विधि का शासन ए.वी. डाइसी ने लिखा है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है दोस्तों, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। ये 1275 का प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। इसी में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, ये हो जाएगा जॉन लॉक। टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक हो जाएगा।
नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, महान व्यक्ति और उसका उपनाम से पुकारा जाता है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ से भी कुछ कुछ प्रश्न बहुत बार बनते रिपीटेड है। तो देख लेते हैं कि जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जोसेफ मेजनी को कहा जाता है, इसका उपनाम है इटली का पैगंबर। इटली का पैगंबर किससे को कहा जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। तो कभी कभी पूछता है कि कोई इसमें से दे देगा कि कौन सा इटली से संबंधित है, इटली से। तो जोसेफ मेजनी इटली का पैगंबर कहा जाता है। इसका एक बुक लिखा हुआ है द ड्यूटीज़ ऑफ मैन। द ड्यूटीज़ ऑफ मैन किसका? जोसेफ मेजनी का, इटली का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गैरिबाल्डी से क्या संबंधित प्रश्न पूछते हैं? तो इटली का तलवार। इटली का अगर तलवार पूछे तो इसको गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इन्होंने एक विशेष संगठन किया था, लाल कुर्ती सेना बनाई थी। तो गैरिबाल्डी ने दो चीज़ याद रखी है कि इटली को तलवार कहा जाता है और लाल कुर्ती सेना बनाई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क को जानते हैं कि जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। बिस्मार्क को कहा कहता था जर्मनी के लिए है, और रक्त और लौह की नीति सबसे पहले इसी ने अपनाया था। इसमें बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को आप जानते हैं अच्छा से, तो इसका उपनाम है मैन ऑफ डेस्टिनिटी। इसका उपनाम है, तो कभी कभी पूछेगा कि मैन ऑफ डेस्टिनिटी किसका उपनाम है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। इसका एक है कि कानूनी संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाया था, जिसका नाम था नेपोलियन कोड। कानूनी संहिता नेपोलियन कोड। तो ऐसी एज इट इज पूछता है कि नेपोलियन कोड किसने लाया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अब्राहम लिंकन से देख लेते हैं दोस्तों, अब्राहम लिंकन से। तो अब्राहम लिंकन का उपनाम है ऑनेस्ट एबे। अब्राहम लिंकन का उपनाम है ऑनेस्ट ओबे। इसी ने बोला था कि जनता का जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका भाषण है गेटिसबर्ग एड्रेस। गेटिसबर्ग एड्रेस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं थॉमस जेफरसन के बारे में। थॉमस जेफरसन है अमेरिकी लोकतंत्र का प्रणेता है। तो थॉमस जेफरसन को क्या जानता है? तो अमेरिकी लोकतंत्र का प्रणेता माना जाता है। दस्तावेज अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र इसी ने पढ़ा था दोस्तों। तो क्यों पढ़ा था दोस्तों? तो थॉमस जेफरसन ने। एज इट इज़ बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो दोस्तों थॉमस जेफरसन हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, मैकियावेली देख लेते हैं। मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। पुस्तक है द प्रिंस। पुस्तक है द प्रिंस। कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इसका पुस्तक है दास कैपिटल, ऊपर में बताएं, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं कि इसका नाम है बापू या राष्ट्रपिता। पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं दोस्तों? नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी। पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू क्या है दोस्तों? तो पंडित जी, जिसे या चाचा नेहरू कहते हैं। इनका बुक का एक नाम देख लेते हैं कि पुस्तक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और पिता के पुत्र पुत्री के नाम। फिर बाल गंगाधर तिलक, इसको लोकमान्य कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं। इसका बुक है गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास। मतलब जो आर्य लोग आए थे उसको बताया गया था बाल गंगाधर तिलक कि ये लोग आर्कटिक से आए थे। नेक्स्ट है कि व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर से जानते हैं कि ये सब रूस से संबंधित है। तो रूस की क्रांति के जनक कहा जाता है लेनिन को कहा जाता है। इसका पुस्तक है स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन। स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रोटेस्टेंट सुधार के जनक। ये एज इट इज़ 2-3 बार बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट सुधार के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मार्टिन को कहा जाता है, मार्टिन लूथर को कहा जाता है। इसने एक बुक लिखी थी या दस्तावेज है 95 थीसिस, किससे संबंधित है? तो मार्टिन लूथर से संबंधित है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो भी यहाँ पे लेके आए गए सब हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जैक्स रूसो फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक दूत थे। तो जैक्स रूसो क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक दूत थे। इसका पुस्तक था, ऊपर पढ़ाए थे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका पुस्तक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जैसे जानते हैं कि इसको फ्यूहरर कहा जाता था। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता था। इसका पुस्तक था मेरा संघर्ष या मीन कैंप। ऊपर में भी चर्चा किया। विंस्टन चर्चिल को देख लेते हैं कि विंस्टन चर्चिल को ब्रिटिश बुलडॉग कहा जाता था। विंस्टन चर्चिल को ब्रिटिश बुलडॉग कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास इसने लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास निकला था, इसके लिए इन्होंने नोबेल मिला था दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। पुस्तक है एनहेलेशन ऑफ कास्ट
और द बुद्धा एंड द हिज धम्मा, बहुत सारे पुस्तक है इसका। थॉमस पेन, जैसा कि ऊपर बताए थे, तो ये क्रांतियों का लेखक कहा जाता है इसको। थॉमस पेन को क्रांतियों का लेखक कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि क्रांतियों का लेखक किसे कहा जाता है, तो थॉमस पेन को। पुस्तक है कॉमन सेंस और है द राइट्स ऑफ मैन। कॉमन सेंस और द राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जानते हैं आप लोग, इसका उपनाम है मदीबा। क्या है? उपनाम है मदीबा। पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न है कि समाजवाद का पहला शब्द जो दिया था, गढ़ा था दोस्तों, तो रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद को सबसे पहले किसने गढ़ा था? रॉबर्ट ओवेन ने। लेकिन आदर्श समाज को किसने गढ़ा था? तो सेंट साइमन ने। आदर्श समाज को किसने गढ़ा था? सेंट साइमन ने। फिर है कि वैज्ञानिक समाजवाद को किसने गढ़ा था दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स ने। जैसा को पता है वैज्ञानिक समाजवाद को कार्ल मार्क्स ने गढ़ा है, और फेबियन समाजवाद को सिडनी वेब ने गढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन सा देश से क्या क्या लिया गया है। देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी और लोकसभा को प्रधानमंत्री का उत्तरदायी होना। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूएसए से देख लेते हैं। यूएसए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से देख लेते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, राष्ट्रपति शासन का कुछ अंश लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस टाइम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का आदर्श जो हुआ था उस टाइम, पॉपुलैरिटी, वो भी यहाँ से लिया गया है। कनाडा से देख लेते हैं दोस्तों। तो कनाडा से संघात्मक प्रणाली लिया गया है, और केंद्र को अधिक शक्तियाँ दिया गया है, जो वो भी कनाडा से लिया गया है। राज्यों में शक्ति का विभाजन दिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। जितने भी केंद्र राज्य से संबंधित टॉपिक है वो ज़्यादातर कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि आयरलैंड से। तो आयरलैंड से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया, 12 जो नामांकन करते हैं राज्यसभा में, 238 सीट ऐसे ही है, और 12 जो सेलेक्ट होके आते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो कहाँ से लिया गया? तो ये यहाँ पर से दरोगा में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा कि राज्यसभा के सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया किससे लिया जाता है? तो आयरलैंड के देश से लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और परिभ्रमण की स्वतंत्रता लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है दोस्तों? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूस से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है और समाजवादी सिद्धांत लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे संविधान में 12 अनुसूचियाँ, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कम से कम इसको याद कर लीजिएगा रिवीजन के टाइम। देख लेते हैं कि पहली अनुसूची क्या है दोस्तों? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं की पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों के वेतन से है। वेतन और भत्ते से किस में है? तो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में है शपथ के बारे में, मंत्रियों और अधिकारियों के शपथ में। तो तीसरी में शपथ है दोस्तों। पहले में वेतन मिलेगा, उसके बाद ही ना शपथ लेगा। बस आप ऐसे करके याद कर लीजिए। चौथी अनुसूची में है, यहाँ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूची से। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में देख लेते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पाँचवीं और छठी में कन्फ्यूज आइएगा नहीं। पाँचवीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और छठी में है जो कि राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो असम, ये सबको याद करिएगा, ATM का स्क्वायर। ए से हो जाएगा असम, टी से होगा त्रिपुरा, एम से होगा मिजोरम और एम से हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये बार बार पूछता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कौन सा अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत की 22 आधिकारिक भाषा की सूची है, 22 भाषा की आधिकारिक सूची है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार और विशेष अधिनियम, जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों 1951 में। कभी कभी पूछता है कि उस टाइम का मतलब किसकी मतलब प्रधानमंत्री थे, तो वो उस टाइम
कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम कब आया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल विरोधी अधिनियम जोड़ा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों और कार्य ग्रामीण प्रशासन, ये जानते हैं आप लोग। अब 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं की शक्तियों और कार्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट मैन ऑफ इंडिया जेके जिसे संबोधित किया जाता है। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन के लिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन के लिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। फिर है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग को, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है। फिर है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन ने 1970 में क्या हुआ था? श्वेत क्रांति हुआ था उसी टाइम में। नेक्स्ट है कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को आप लोग जानते हैं, बिहार का पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के लिए जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के-सिवन को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के-सिवन को कहा जाता है इसरो के अंतरिक्ष मिशन के लिए। तो आप बताइए कि दशरथ मांझी का पहाड़ आप लोग कभी गए हैं कि नहीं, जहाँ पे जो काटा है, देखे हैं कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर है नेक्स्ट है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया को कैलाश सांखला, जो हम बताए थे कि 1972 में ये हुआ था, उस टाइम उसका निदेशक थे दोस्तों। फिर है एस मैन ऑफ इंडिया, एस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नोरफेल, एस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नोरफेल को कहा जाता है आर्टिफिशियल ग्लेशियर संरक्षण के लिए। और पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को, पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों एस मैन ऑफ इंडिया, तो पहले पढ़ा दिया कि चेवांग नोरफेल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में जितने भी उपाधि लिए गए थे उसको कभी कभी पूछता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो बिम्बिसार को क्या कहा जाता था? बिम्बिसार को उपाधि दिया था श्रेणिक। तो सब पूछेगा कि श्रेणिक किसका उपनाम था? तो बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता था। और अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। बिम्बिसार को श्रेणिक, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। महात्मा पंत को, महापद्मनंद को क्या कहा जाता? तो उग्रसेन सर्वछत्रांतक और क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो उग्रसेन और सर्वछत्रांतक, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसे सर्वछत्रांतक कहा जाता है? तो महापद्मानंद को कहा जाता है। फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सैंड्रोकोटस और भारत का मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी, ये सब किया जाता है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। बिंदुसार को मित्रघात, अमित्रघात, बिंदुसार को क्या जाता है? अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। और कनिष्क को देवपुत्र, कनिष्क को देवपुत्र। तो बिंदुसार का याद रखिएगा, अमित्रघात। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखिए। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो कविराज और भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा है दोस्तों? तो स्मिथ ने कहा। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और शाकाहारी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और शाकाहारी, शाकाहारी मतलब शकों पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए कहा गया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन से कुछ देख लेते हैं दोस्तों, यहीं से भी प्रश्न बनते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने के लिए। और कुरान खानी कहा जाता है, मतलब कुरान अच्छा तरीका से पढ़ते थे दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन को लाख बख्श और कुरान खानी कहा जाता था। इल्तुतमिश को सुल्तान आजम कहा जाता था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, गियासुद्दीन बलबन को क्या कहा जाता था? तो जिले इलाही, गियासुद्दीन बलबन को जिले इलाही कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाबर को क्या कहा जाता था? कलंदर और गाजी, बाबर को कलंदर और गाजी। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर, औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, शिवाजी को क्या कहा जाता था? तो छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक। तो शिवाजी को छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक। फिर है कि बुक का प्रथम देख लेते हैं, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठारक। यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो बुक का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसे कहा गया है? बुक का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा गया है। देवराव द्वितीय को कहा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है कि देवराव द्वितीय क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इमादी देवराव गजबेटकर, इमादी देवराव और गजबेटकर किसे कहा जाता है? देवराव द्वितीय को कहा जाता है। तो कभी कभी यहाँ से पूछा कि गजबेटकर किसे कहा जाता है? तो देवराव द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति से जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से बुक से, अभी हाल ही में बुक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा बुक कब लिखा है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? तो वी.डी. सावरकर ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर
सावरकर ने लिखा है 1857। 1857 किसने लिखा? तो एस एन सेन ने। 1857 किसने लिखा? तो एस एन सेन ने लिखा है। नेक्स्ट है कि द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा? तो अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी रिवोल्ट एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो आर सी मजूमदार ने लिखा है। इसी में कहा गया है ना तो पहला था ना ही राष्ट्रीय था। तो कभी कभी पूछ देता है कि ना तो पहला था ना ही राष्ट्रीय था, किसका? तो आर सी मजूमदार का था। फिर एक मोस्ट है कि असबाब बगावत, असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान का है। असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख बांध और उससे फैक्ट, यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, तो आप टिहरी बांध को याद रखिएगा, भागीरथी और भिलांगना से। और ये क्वेश्चन 2213 का मेंस में पूछा गया था दोस्तों। और ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। तो गुरुत्वीय बांध में और इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे, तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हीराकुंड बांध, यहाँ से भी पूछता है, महानदी पर उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, लंबाई के अनुसार हीराकुंड बांध है। फिर भाखड़ा नंगल बांध देख लेते हैं, कौन सा नदी पर? सतलज नदी पे है। कभी कभी डेट पूछ जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सरदार सरोवर बांध, जैसा कि आप लोग को पता है, यह नर्मदा नदी गुजरात पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फरक्का बांध देख लेते हैं दोस्तों। तो फरक्का बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। फिर है इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, केरल में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में। मेट्टूर कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो गांधी सागर बांध कहाँ है दोस्तों? तो चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध कहाँ है दोस्तों? तो चंबल नदी पे है। और ये पूछता कि कहाँ है, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो गांधी सागर जो बांध है ना, वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, बाकी यहाँ से देखिए कि राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध भी चंबल पे है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पर, लेकिन ये राजस्थान में है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि पोंग बांध, पोंग बांध कहाँ है दोस्तों? तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। उकाई बांध, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर गुजरात में है। बगलिहार बांध और दुल्हस्ती बांध, बगलिहार बांध और दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पे है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, थीन बांध कहाँ है दोस्तों? तो थीन बांध है रावी नदी पर, पंजाब में। थीन बांध है रावी नदी पर, पंजाब में। अब देख लेते हैं कि दोस्तों बंदरगाह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों। तो ये सब जितना है हिट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इग्नोर मत कीजिएगा, इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट है कि अब बंदरगाह से देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे जेएनपीटी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है दोस्तों? पहला महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक कंटेनर बंदरगाह है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक कंटेनर बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। फिर है कि कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह क्या है, जिसे दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, कहाँ है सबसे पहले? कांडला बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट, ये गुजरात में है। पहला तो ये गुजरात में है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो वॉल्यूम वजन के हिसाब से दोस्तों। तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग प्रश्न बनता है, तो दोनों को अलग अलग देख के जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तो मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक बंदरगाह बोले तो मुंबई बंदरगाह होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है तो दोस्तों? ये विशाखापत्तनम में है दोस्तों। प्राकृतिक मतलब गहरा गहरा, लेकिन सबसे, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदर कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, वहाँ से यहाँ से कन्फ्यूज आइएगा नहीं, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है विशाखापत्तनम को। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोलकाता, ये हल्दिया पोर्ट, तो पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा नदी पर है दोस्तों? तो हुगली नदी पे है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कामराज या एन्नौर पोर्ट, कामराज राज्य को एन्नौर पोर्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह, तो भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह या तो कामराजार देगा या एन्नौर देगा। नेक्स्ट है कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल के प्राकृतिक बंदरगाह है और वेम्बनाड झील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। यहाँ से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है, किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भी कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? उड़ीसा में होता है। तो वहीं से पूछा जा रहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात भी यहीं बंदरगाह से होता है। तमिलनाडु में
ये मतलब देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 3 प्रमुख बंदरगाह है, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकुरिन। चेन्नई, एन्नौर और तूतीकुरिन है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ से गाय की, भेड़ की, बैल की नस्लें से बहुत सा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको एक लाइन में देख लेते हैं दोस्तों कि गाय की नस्लें क्या है। तो साहीवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, थारपाकर है और कॉन्करेज है दोस्तों, और ये हरियाणा है, हरियाणवी है। तो गाय की प्रमुख नस्लें है, साहीवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, थारपाकर है, कॉकरेज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भैंस की प्रमुख नस्लें देख लेते हैं। तो मुर्रा है सबसे प्रसिद्ध है। फिर है सुरती, ये बिहार दरोगा 2213 मेंस में पूछा गया था। फिर है सुरती है, फिर जफराबादी है, नीली है, रावी है और भदावरी है। नीली, रावी और भदावरी है। फिर है कि बकरी की नस्लें क्या है, जमुनापरी है, बारबरी है, बीतल और पश्मीना है। तो बकरी की नस्लें जमुनापरी, बारबरी, बीतल और पश्मीना, ऊन के लिए प्रसिद्ध है जो पश्मीना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भेड़ की नस्लें क्या है दोस्तों। तो मारवाड़ी है, लोही है, नेल्लौर है और बीकानेरी है, भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हो दोस्तों बैल की नस्लें क्या क्या है दोस्तों। तो बैल और गाय को एक ही साथ मिला के पढ़िएगा। तो अमृत महल है, नागौरी है, हल्लीकर और कांकरेज है, हल्लीकर और कांग्रेज है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि घोड़े की नस्लें देख लेते हैं। मारवाड़ी, काठियावाड़ी और अरबी घोड़ा। मारवाड़ी, काठियावाड़ी और अरबी घोड़ा। सुअर की नस्लें देख लेते हैं। यॉर्कशायर, बर्कशायर और हैम्पशायर। फिर मुर्गी की नस्लें देख लेते हैं। कड़कनाथ मुर्गा, जैसा कि आप लोग को पता है, असील और चित्तौड़गढ़ी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ जो टॉपिक लेके आया गया है ये बिहार दरोगा के डेडिकेटेड है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए जितने भी टॉपिक बन रहे हैं तो उसको उठा के एक साथ बंच करके लेके आए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर बांटिए दोस्तों, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।